नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर जुलाई में इसने तेजी पकड़ी है, लेकिन साथ ही साथ जो खरीफ की बुआई का इलाका है वहां पर भी नंबर्स अब बेहतरीन आते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे चावल की, जहां पर अब ये नॉइस से ज़्यादा लाउड होने लगे हैं कि एक्सपोर्ट यहां पर इसको मंजूरी मिल सकती है और एज ऑफ नाउ पार बॉइल्ड और वेरियस वेराइटीज़ पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहां पर क्या आता हुआ नजर आएगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर एक काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिले हैं। 2350 के आसपास के सोने पर अब आपको क्या करना चाहिए, आपको बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन, इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग और मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन बात पहले यहाँ पर बुआई की, क्योंकि उन नंबर्स पर सभी की एज ऑफ नाउ निगाह है और बारिशें कुछ बेहतर होती हुई नजर आई हैं। हमारे साथ सिराज जी हैं। सिराज जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनसून का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलहाल आगमन है, मेजर ग्रोइंग स्टेट्स में हमने अच्छी खासी बारिश होते हुए देखी है, कहीं कहीं तो अलर्ट्स भी हैं। इस बारिश को आप कैसे देखते हैं और जो खरीफ बुआई के नंबर्स हैं उस पर क्या एनालिसिस है? जो बारिश की फिगर्स हैं जुलाई के 7 दिन की, वो बहुत एनकरेजिंग है। पूरे देश में जो नॉर्मल रेनफॉल है इस हफ्ते का, उससे ज्यादा बारिश हुई है जी। सिवाय केरल के। केरल में नॉर्मल से कम बारिश हुई है और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि केरल और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मल से कम बारिश होती है, लेकिन फिर वहाँ कोई इम्पैक्ट क्रॉप पे नहीं आता है क्योंकि उनका नॉर्मल भी काफी हाई रेनफॉल वहाँ होता है, नॉर्मल लेवल भी बहुत हाई है। दूसरी बात जो अच्छी बात है वो ये है कि ऐसा लगता है सोइंग के आंकड़े देख के कि फार्मर्स ने पल्सेस की तरफ रुझान दिखाया है जी। उन्होंने ये सिग्नल पिकअप किया है कि क्योंकि तूर और उड़द दोनों के दाम बहुत ज्यादा हैं, 150 रुपए किलो से भी ऊपर चल रहे हैं, 180 रुपए के आसपास चल रहे हैं पर किलोग्राम, तो इसलिए उन्होंने क्यों लिया है और पल्सेस का एरिया बढ़ा है, ये अच्छी खबर है। अब इसमें सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो अभी से तैयारी करें, जिससे कि जब ये फसल आए अक्टूबर नवंबर में तो दाम एमएसपी के नीचे ना जाए। एब्सोल्युटली। जहाँ तक दालों की बात है, जी हाँ, अगर पिछले साल से एज ऑफ नाउ कंपेयर करें तो करीबन 55% इलाका यहाँ पर ज़्यादा बुआई में देखने को मिला है। जहाँ तक तिलहन की बात है सिराज जी, यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा हमने बुआई फिलहाल बनते हुए देखी है। हम कुछ किसानों से कल बात भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो वहाँ पर आलू नहीं उगाना चाहते और महाराष्ट्र में कई इलाकों में आलू छोड़ के सोयाबीन उगाई जा रही है, क्योंकि आलू उगाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, उतना उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो आपको लगता है कि ये जो हॉर्टिकल्चर वाले किसान हैं ये भी कुछ यहाँ पर तिलहन की तरफ जाते हुए नजर आए हैं? देखिए, अभी ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं। ओके। ये जरूरी नहीं है कि आगे ये ट्रेंड्स होल्ड करें, क्योंकि बारिश बहुत सारे इलाकों में, यानी कि अभी जुलाई में ही अच्छी बारिश हुई है एक हफ्ते में, तो हो सकता है इस ट्रेंड में थोड़ी सी तब्दीली आए और जो आलू के मेन इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मुझे नहीं लगता कि वो किसान आलू से माइग्रेट होकर किसी दूसरी फसल की तरफ जाएंगे। वो आलू उगाते रहे, आलू उगाते रहेंगे। ठीक है। और जो ये आप धान के नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर भी 20% का इजाफा देखने को मिला है, इसे आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स पैडी मालूम ही था, ज्यादातर लोग मान ही रहे थे कि हम पिछले साल के कंपैरिजन में या उससे थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर फसल होता हुआ देखेंगे। देखिए, धान के केस में एरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे स्टेट वाइज आंकड़े हमें तो मिले नहीं। हम ढूंढ रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से कि कहीं स्टेट वाइज आंकड़े मिल जाएं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इजाफा हुआ है धान के एरिया में, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में जब स्टेट गवर्नमेंट के पिछले साल इलेक्शन हुए थे तो गवर्नमेंट ने 900 रुपए पर क्विंटल से भी ज्यादा का बोनस अनाउंस किया था। तो अगर किसानों को 3100 रुपए मिलने वाला है धान का, तो जाहिर है कि वो एरिया उसमें माइग्रेट होगा। मैंने इस पे लिखा भी था कि हम डाइवर्सिफिकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन पल्सेस और ऑयल सीड पे हमने बोनस कोई नहीं अनाउंस किया। हमने बोनस अनाउंस किया धान पे, और धान आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा सरकार खरीद रही है, 50-51 मिलियन टन है, इतना ज्यादा स्टॉक कैरी कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि गैर जरूरी है। जो बाकी फसलें हैं जैसे कोर्स सीरियल्स, जहां पर हमने कुछ चिंता इनिशियली भी आते हुए देखी थी, वहां पर अब भी लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी वहां पर देखने को नहीं मिली है। कॉटन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने ज़्यादा वृद्धि आते हुए देखी है, लेकिन कोर्स सीरियल्स आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ जिस तरह के नंबर्स हैं?
देखिए अभी तक के जो नंबर्स दिखा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये कोई ट्रेंड हम कह नहीं सकते हाँ कि जी। ये हो हम्म। रहा है। हम्म। लेकिन दूसरी बात ये कि मक्का में ज्यादा एरिया है। अब इसकी एक वजह ये हो सकती है कि फार्मर्स ने रियलाइज कर लिया है कि गवर्नमेंट मक्का से इथेनॉल बनवाएगी, हम्म। और अगर इथेनॉल बनवाएगी तो हो सकता है कि उनको मक्का के अच्छे दाम मिले। लेकिन ज्वार और बाजरा, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत हैंडसम इंक्रीज पिछले कुछ सालों में दिया है एमएसपी में, उसका एरिया कम हुआ है। जी। ये हम कह सकते हैं कि कुल मिला के अच्छे ट्रेंड्स हैं सोइंग के, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। अगर बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है तो हम रिकॉर्ड खरीफ हार्वेस्ट के नंबर्स देख सकते हैं। ऑल राइट, तो एक रिकॉर्ड खरीफ हार्वेस्ट यहाँ पर बन सकती है अगर ये नंबर्स का जो ट्रेंड है ये आगे भी जारी रहता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन आप कैसे देखते हैं सिराज जी? बिकॉज अगर हम एफएओ का लेटेस्ट डेटा देखें तो जून के महीने में यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है ज्यादातर कमोडिटी प्राइसेस में। देखिए इंडिया तो काफी हद तक शील्डेड है ग्लोबल इन्फ्लेशन से। उसकी वजह यह है कि हमने शुगर का एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है, पल्सेस का एक्सपोर्ट पहले से ही बैन है, धान चावल के एक्सपोर्ट पे बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमारे प्राइसेस बहुत सारी कमोडिटीज में ग्लोबल प्राइसेस से बहुत कम है। और शुगर इंडस्ट्री तो बार बार आपके चैनल पर भी ये बात रेज करती रहती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इथेनॉल की भी इजाजत दें और कुछ एक्सपोर्ट भी 1 आध मिलियन टन का करने दें, जिससे कि ये ना हो कि जब नया सीजन शुरू हो 1 अक्टूबर को तो हम चीनी का बहुत ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हों, अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें लॉक्ड अप हो। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर कॉल ले लेनी चाहिए और तकरीबन 1 मिलियन टन का एक्सपोर्ट शुगर का गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए। ऑल राइट, तो वो ऑफ कोर्स इनिशियल ट्रेंड्स हैं। सिराज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे सिराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि रिकॉर्ड हार्वेस्ट हम आता हुआ देख सकते हैं इस साल के खरीफ से, क्योंकि इनिशियल ट्रेंड्स अच्छे हैं। जुलाई की बारिश यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिली है और स्पेशली दालों में यहाँ पर किसानों ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज लिए हैं, क्योंकि करीब करीब 55% ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है दालों की बुआई। अच्छे नंबर्स यहाँ पर धान में आते हुए नजर आए हैं। तिलहन में करीबन 54% का इजाफा है। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है जैसे बुआई हो रही है और जिस तरह का बफर स्टॉक फिलहाल सरकार के पास पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या पॉलिसी चेंजेस आ सकते हैं? काफ़ी समय से, एक्चुअली जब से जुलाई शुरू हुआ है तब से माना यही जा रहा है कि इस हफ्ते कुछ आता हुआ नजर आएगा या इस हफ्ते कुछ आता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार। आप काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर एसोसिएशन की तरफ से जाता हुआ देख चुके हैं। इंडस्ट्री भी लगातार कह रही है सरकार के पास अपनी ही दिक्कत है, क्योंकि उनके पास सरप्लस चावल यहां पर पड़ा हुआ है, तो उसका एक इंपैक्ट हम बाजार में बनता हुआ देखेंगे ही। आपको यह भी याद दिला दें कि जहां तक चावल के प्राइस हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, वहां पर एक गिरावट देखने को मिली है और चावल एक्सपोर्ट को यहां पर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर क्या यहां पर चेंजेस होंगे? जहां तक बासमती की बात है, टोटल वेराइटीज यहां पर कितनी बढ़ाई जा सकती हैं एक्सपोर्ट के नाम से, उसको भी यहां पर देखना होगा। और उबले चावल के एक्सपोर्ट पर क्या यहां पर ड्यूटी घटेगी और कितनी, इन सब चीजों का ऑफकोर्स मार्केट को एज ऑफ नाउ इंतजार है। जहां तक नई फसल है उसके आने से पहले यहाँ पर मंजूरी मिलने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो नई फसल आएगी उसके बाद हम यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोक्योरमेंट भी आता हुआ देखेंगे। तो अक्टूबर में यहाँ पर नई फसल आनी शुरू हो भी जाएगी। और जहाँ तक बासमती के एक्सपोर्ट की बात है, वो नंबर्स हमने लगातार ऑफकोर्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखे ही हैं। तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नई फसल के आने से यहाँ पर, उसके पहले यहाँ पर क्या मंजूरी आएगी। डॉक्टर गर्ग आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी हमने जो एस्टिमेट किया, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन आईआरएफ ने एक सर्वे कराया था, उसके हिसाब से इंडिया की जो क्रॉप है जो लास्ट ईयर 135 के मिलियन टन के आसपास हुई थी, इस साल हमें एक्सपेक्टेशन है कि टोटल क्रॉप इंडिया की जो राइस के अंदर, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अभी एमएसपी के रेट वगैरह बढ़ाए हैं, उससे किसानों ने काफी ग्रो किया है राइस के अंदर। तो 141 मिलियन से 142 मिलियन टन के आसपास में टोटल क्रॉप का साइज रहना चाहिए राइस का इस साल के अंदर। तो इसके हिसाब से हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन राइस एक्सपोर्ट से ऊपर देनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस क्रॉप की काफी संभावनाएं हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के पास अभी काफी स्टॉक्स रखे हुए हैं जिसको डिस्पोज ऑफ टाइमली नहीं किया गया, तो नई आने वाली क्रॉप के अंदर स्टॉक रखने में परेशानियां आ सकती हैं। डॉक्टर गर्ग एज ऑफ नाउ प्राइसेस किस तरह से देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों में? अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तो थोड़े से वीक ट्रेंड्स हैं। जैसे इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बासमती के अंदर अभी काफी मार्केट डाउन है और बासमती की डिमांड भी काफी स्लो होने की वजह से लोकल डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 15 से 20% के करीब प्राइसेस डाउन है बासमती में। नॉन बासमती के अंदर अभी ट्रेंड कोई मंदे का इतना नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी,
क्योंकि जितनी भी क्रॉप्स हैं ये डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर। इंडिया ने एक्सपोर्ट को खोला तो डेफिनेटली राइस के प्राइसेस जो है इंटरनेशनली 50 से $70 के बीच में ड्रॉप हो सकते हैं। सिर्फ डिपेंड ऑन इंडियन राइस एक्सपोर्ट के ऊपर करता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर व्यू लेती है। ओके एक और चीज़ डॉक्टर गर्ग, मुझे याद है हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि ये जो नीजक रिएक्शंस रहते हैं सरकार की तरफ से, और अब ऑफ कोर्स हम यहाँ पर सरप्लस पे बैठे हैं, किस तरह से हैं इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे? अगर एक्सपोर्ट खुलता भी है और जैसे आपने कहा खुलेगा तो $50-60 तो ऐसे ही निकल जाएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, तो किस तरह के टेकर्स हैं, किस तरह के रिलेशंस हैं एज ऑफ नाउ इंडिया के? देखिए इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन होने के बाद भी लगभग 22 कंट्रीज को एक छोटे छोटे रूप में, किसी कंट्री को 50,000, 1 लाख टन, लाइक सेनेगल को 5 लाख टन ऐसे राइस के रिलीज ऑर्डर दिए, जिससे कि उनके यहाँ कोई राइस की जो भी डिमांड्स हैं तो वो अपनी मीट कर सके, उनको मार्केट के एकदम से इन्फ्लेशन के ऊपर ना जाना पड़े। और उसका बेनिफिट भी हुआ उन सभी कंट्रीज को, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया और उसकी वजह से उनकी लोकल मार्केट्स काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर रही, और जिसकी वजह से वो अपनी इन्फ्लेशन लोकल मार्केट का कंट्रोल करने में कामयाब रहे। तो इंडियन जो एक्सपोर्टर्स के भी मान लीजिए या प्राइवेट ट्रेडर्स के या गवर्नमेंट्स के साथ, दोनों ही रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। इसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, हमें एक्सपोर्ट खुल जाएगा तब भी इमीडिएटली उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए दे प्रेफर, डेफिनेटली इंडिया के राइस को ज्यादा प्रेफर करेंगे एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की क्वालिटियां जो हैं वेल एक्सेप्टेड है अराउंड द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल भी इतने अच्छे हैं इंडिया के कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स कैपेबल हैं उसको किसी भी मीट को पूरा करने के लिए। ऑल राइट, सो डॉक्टर गर्ग एज ऑफ नाउ रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे आपने भी कहा होना ही चाहिए, लेकिन एक टाइम है जो मार्केट्स यहाँ पर वॉच कर रहा है कि कब तक ऐसा होता हुआ नजर आएगा। एज ऑफ नाउ जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, बुआई अच्छी खासी हो रही है, और जैसे सिराज जी हमें अभी बता भी रहे थे कि अच्छा खासा बोनस प्रोक्योरमेंट के तौर पर हमने यहाँ पर एमपी छत्तीसगढ़ से आता हुआ देखा भी था। आप कैसे देखते हैं सरकार जो ये सरप्लस पे बैठी है, कितना टाइम वो देखना चाहेंगे? क्या वो मॉनसून और फाइनल बुआई के नंबर्स वॉच करेंगे इससे पहले कि वो बाजार खोल सकें? मुझे लगता है जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि जैसे पार्बल राइस के ऊपर एक ड्यूटी को फिक्स करने की बात चल रही थी, तो इस मंथ के एंड तक और मिड तक हर हालत में कोई ना कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। और एक्सपोर्ट के ऊपर जो व्हाइट राइस के ऊपर रोक है उसको आई थिंक अक्टूबर एंड तक गवर्नमेंट को डिसीजन लेगी इसके ऊपर, जैसा हमारी अपनी सोच है। ऑल राइट, तो अनाउंसमेंट यहाँ पर इस महीने के एंड में देखने को मिल सकती है। जहाँ तक पार्बोइल की बात है, अक्टूबर तक वो यहाँ पर रिजल्ट वो भी आता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर गर्ग एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजें में यहाँ पर क्लैरिटी भी क्रिएट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन जब लौटेंगे तो किशोर नारने होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं, और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी, और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा।
3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। रहे हैं किशोर, नमस्कार, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज एमसीएक्स 1 घंटा लेट खुला। Good morning, Manisha. I think due to some technical issues yesterday, आज 1 घंटा लेट खुला, but I think more or less settled है अभी, and मुझे कुछ खास दिक्कतें नहीं हुआ, but ठीक है, I think sometimes these things happen. अब क्या एक्सचेंज की तरफ से कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है या फिर जो एक नोट सबको आया वही एज ब्रोकरेज कम्युनिटी को भी आया, कुछ और कॉन्वर्सेशन है उसके अलावा? नहीं, आई थिंक जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन है जो वेबसाइट के थ्रू आया था, तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी गॉट। अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक मेरा बात नहीं हुआ। ऑलराइट, और आप कह रहे हैं कि कोई कंसर्न्स नहीं है, कोई चिंताएं नहीं है, और ट्रेड 10 बजे खुलने के बाद ऑफ कोर्स 1 घंटा लेट खुला, लेकिन उसके बावजूद कोई चिंता नहीं है फिलहाल। राइट, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद जो भी वजह होगा, रादर देन खोल के अगर इंटर सेशन में, अगर बीच के सेशन के बीच में अगर कुछ इशू आए, इससे अच्छा है कि थोड़ा लेट भी खुले, बट सेशन खुलने के बाद ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं है। फेयर पॉइंट दैट। ऑलराइट, ये तो बात हुई एक्सचेंज की जो 1 घंटा डिलेड खुला था, लेकिन एमसीएक्स की तरफ से ऑलरेडी सुबह ही अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर एक अलर्ट या टेंशन नोट यहाँ पर भेज दिया गया था, जिसके लिहाज से यहाँ पर आज कामकाज शुरू हुआ। ऑफ कोर्स इनिशियली गिरावट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने फिर यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई भी है। लेकिन अब प्राइसेस की बात कर लेते हैं किशोर। यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर से शुरुआत करना चाहेंगे, जहाँ पर चॉपी मूव्स हैं लेकिन हायर साइड पे कंसोलिडेशन आती हुई नजर आ रही है। इन लेवल्स पे आप क्या राय देंगे? मनीष, आई थिंक ओवरऑल आज कमोडिटी मार्केट में कुछ रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खास करके बिकॉज जो पॉवेल का टेस्टिमनी इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस जो है आज और कल भी चलेगा, तो मार्केट्स ये देखना चाहता है कि क्या राय है फेड का इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। एंड काफ़ी हद तक आपको जो डॉलर का जो मजबूती है, इवन बॉन्ड यील्ड्स में जो अगेन जो स्पाइक मिला था रिसेंटली, आई थिंक ये सारी चीज़ें मार्केट में डिस्काउंट हो चुके हैं। हम अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, आपने बताया कि ये रिसेंटली कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया, तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन चालू रहेगा, बट आई थिंक इंट्राडे में अगर थोड़ा डिप्स मिलता है तो 72,400 के आसपास एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं। 72,750 का टारगेट के लिए 72,200 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, एक छोटा सा इंट्राडे ट्रेड है। सो दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में भी एनीवेयर क्लोज टू 93,200 के आसपास यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकता है 94,000 के आसपास का टारगेट के लिए। बट मीडियम टर्म जो टारगेट्स है वो अभी भी बरकरार है। एंड सिल्वर का इनफैक्ट एक्चुअली आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो पुराना जो है लाख रुपए का जो टारगेट है सिल्वर, उसको हम लोग अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। आई थिंक विल बी a report very soon. I'll share with that with you also. ऑलराइट, तो जो आप रिवाइज कर रहे हैं वो लाख के कितना ऊपर है किशोर? होंगे, आई थिंक एटलीस्ट 35-40% हायर है। ओह वाओ, ओके, यानी कि अच्छी खासी तेजी चांदी में। और आपको बता दें किशोर पहले थे हमें बताने वाले कि इस साल चांदी लाख के पार, एंड आई बीन पुलिंग किशोर्स लेग ऑन दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन हाँ, हमने वो लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे भी हैं, तो क्लियरली और बुलिशनेस यहाँ पर। किशोर, मेटल्स में क्या करने की राय है? बिकॉज थर्ड चाइना प्लेनम 15 to 17 जुलाई है आई थिंक, और बाजार वहां से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है। आई थिंक सी मार्केट में दो चीजें हैं कि बेस मेटल्स में, वन इज दैट कि जो मार्केट मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन का नंबर्स है वो थोड़ा बहुत हर्ट कर रहे थे। एंड कॉपर में जो ऑलमोस्ट लगभग 10% के आसपास का जो गिरावट हम लोग ने देखा है, बिकॉज चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग का जो कमजोर नंबर्स आए थे। बट रिसेंटली स्पेशली आफ्टर द लास्ट वीक डेटा, आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
मेरे हिसाब से वैल्यू बाइंग भी आ रहा है, थोड़ा फंड सपोर्ट भी मिल रहा है, फंड बाइंग भी देखने के लिए मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक एक पुल बैक आ सकता है, बट अगेन रीसेंट हाइस के पास वापस जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत चाहिए। सो मेरे हिसाब से कॉपर में एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर चले जाएँगे। आपको नीचे में 860, 865 एंड ऊपर में 890, 892 के आसपास ये जो रेंज है वो काफ़ी हद तक अगले 1-2 महीने के लिए बरकरार रह सकता है। सो इंट्राडे के लिए आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव करके मतलब आज बाइंग कर सकते हैं। बट अगेन मैं थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहूँगा बिकॉज़ जो पॉवेल के स्पीच की वजह से थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ सकता है। सो ड्यूरिंग द डे आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, बट प्रोबेबली ओवरनाइट आपको थोड़ा बहुत रिस्क आ सकता है, तो इंट्राडे कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स। ऑलराइट किशोर, साथ ही साथ एनर्जी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि क्रूड में पिछले 4 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद इस वीक की शुरुआत थोड़ी सी ऑन अ कंसोलिडेटेड नोट हुई है। बाजार काफ़ी सारी चीज़ें वॉच कर रहा है, फ्रॉम हरिकेन टू जियोपॉलिटिक्स टू इलेक्शंस में जो अनसर्टनिटी है। बहुत जल्दी हम यूएस इलेक्शंस की बात करना शुरू कर देंगे। आप क्या वॉच करेंगे एक नियर टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी के लिहाज से? जो रिसेंट रैली आया था आफ्टर कंसोलिडेशन वो 3 वजह से आए थे। वन वाज द हरिकेन रिलेटेड प्रीमियम, सेकंड इज डिमांड रिलेटेड प्रीमियम, दैट इज आई थिंक यूएस का जो ड्राइविंग सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट का इन्वेंटरीज कमजोर हो गया था, उसके वजह से भी आपको डिमांड साइड जो काफी समय से एक प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो सुधरते हुए नजर आया। तीसरा है जो जियोपॉलिटिक्स, स्पेशली हमास और इजराइल के बीच में जो सीज फायर का एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, उसके वजह से भी जो प्रीमियम बिल्टअप हुआ था। अभी उसमें से 2 चीज़ हटते हुए नज़र आ रहा है। एक है हरिकेन का प्रीमियम निकल गया। हम्म। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो वापस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। नंबर 2 आई थिंक कहीं न कहीं अगर ये इज़राइल और हमास का अगर सीज़फायर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो प्रीमियम भी ऑफ हो जाएगा यहाँ से। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज़ कि चाइना का पॉजिटिव डेटा एंड यूएस का ड्राइविंग सीज़न का पॉजिटिविटी है। थोड़ा बहुत है, सो बट आई थिंक ये कंसोलिडेशन के फेज़ में जाएगा। मैं वेट करना चाहूँगा प्रॉब्ली 68-50 के आसपास, मतलब यहाँ से 20-25 रुपए अगर गिरावट देखते हैं तो वहाँ पे एक बार खरीदारी कर सकते हैं 69-70 का टारगेट के लिए। बट अगेन यहाँ पे सेफ साइड के लिए क्रूड का 6900 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर दिखता है मुझे। 65 रुपीस के आसपास अवेलेबल है। 50 रुपीस का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 95 टू 100 रुपीस के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है 6900 का कॉल ऑप्शन। ऑलराइट, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही तरीके से आप कैसे क्रूड को ट्रेड कर सकते हैं किशोर ने आपको बताया है। एज ऑलवेज किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए और उस कॉन्वर्सेशन के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।